सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं संवैधानिक विकास के बारे में। तो भारत के संविधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। ये जो है आपका भारत के संविधान के निर्माण से पूर्व जो संवैधानिक विकास हुए थे उसके बारे में है। तो सारी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, संवैधानिक विकास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि 1773 पे लाया गया था। तो इस समय बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसी मुंबई, कोलकाता, मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को मुंबई, कोलकाता, मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और अधिकार क्षेत्र रखा गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो देखिए आप, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 पे लाया गया और इस एक्ट के द्वारा दोहरा शासन प्रारंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन स्टार्ट किया था। तो इस समय दोहरा शासन स्थापित कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का और इसे 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए, पहला जो था, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी बनाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 भागों में बांटा गया। पहला बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि राजनीतिक मामला देखेगा, प्रशासनिक मामला देखेगा, और दूसरा बनाया गया कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, जो कि व्यापारिक मामला देखेगा। जो व्यवसाय से संबंधित मामला है उसको कोर्ट ऑफ कंट्रोलर देखेगा और राजनीतिक मामला जो है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा था आपका चार्टर एक्ट, जो कि 1793 में लाया गया। तो इसके तहत देखिए, प्रत्येक प्रांत का शासन एक गवर्नर और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। तो प्रत्येक प्रांत में उसके शासन को एक गवर्नर और उसके परिषद के अधीन रखा गया। साथ ही देखिए, बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व सेवा देने की व्यवस्था कर दी गई। कहने का मतलब ये है, जो बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, इनके जो कर्मचारी थे उनके जो वेतन भत्ते थे उसे भारतीय राजस्व से दिया जाने लग गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे इसमें 6 सदस्य थे। आगे देखते हैं हम लोग। अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में और इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। जो चार्टर एक्ट लाया गया 1813 में, उसमें ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया गया। फिर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय के व्यापार तक एवं चीन के व्यापार तक सीमित कर दिया गया। इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार है उसको चाय के व्यापार तक और चीन के व्यापार तक सीमित किस एक्ट के तहत किया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अब क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है, भारत में कंपनियों की सभी व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया तथा उसे पूर्णतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। भारतीय कानूनों को वर्गीकृत करने हेतु विधि आयोग का गठन किया गया। तो सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया है, तो चार्टर एक्ट के तहत 1833 में। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853, जिसमें विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए, जो कानूनी काम थे उसे प्रशासनिक काम से ही अलग कर दिया गया।
तो किस एक्ट के तहत किया गया? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। और भारत में नागरिक सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नागरिक सेवाओं का मतलब है सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है वो चार्टर एक्ट 1853 के तहत स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसमें देखिए भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसको क्या है राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामला दिया गया था। लेकिन इस समय क्या हुआ 1858 में 1857 की क्रांति हुई थी 1857 में। उसके बाद से 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया और कंपनी का शासन पूरा समाप्त कर दिया गया। और पूरी तरह देखिए भारत के शासन पर इंग्लैंड के संसद का सीधा व प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। तो इंग्लैंड के जो संसद है अब सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से भारत पर अधिकार स्थापित कर लिए थे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो बनाया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसे भी पूरी तरह भंग कर दिया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी भंग हो गई तो उसके द्वारा जो बनाए गए बोर्ड्स थे वो भी भंग हो गए थे। फिर देखिए ब्रिटिश संसद में एक 15 सदस्यीय भर्ती परिषद का गठन किया गया जिसमें प्रमुख भारत सचिव कहलाए। लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेज थे और ये सभी जो बदलाव हुए 1858 के एक्ट के तहत हुआ। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया 1858 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो देखिए वायसराय जिसे गवर्नर जनरल भी कहा गया था, तो इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई इस एक्ट के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। उसके बाद है आपका विभागीकरण व्यवस्था भारत में चालू किया गया। विभागीकरण व्यवस्था चालू किया गया मतलब अलग अलग विभागों में बांटा गया जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो लाया गया या फिर पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है। तो विभागीकरण की व्यवस्था को पोर्टफोलियो कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। 9वां है आपका शाही उपाधि अधिनियम। तो 1876 में लाया गया शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 में शाही उपाधि अधिनियम के तहत। 10वां है कर अधिनियम 1892 में लाया गया। भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया कर अधिनियम 1892 के तहत। इस समय जो है ब्रिटिश की संसद जो है भारत का बजट तय करती थी, लेकिन अब क्या है कर अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ और संसदीय व्यवस्था कुछ सीमा तक प्रारंभ किए गए। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ और संसदीय व्यवस्था, तो संसद वाला जो व्यवस्था है वो अभी स्टार्ट किया गया था भारत में, लेकिन कुछ सीमा तक। आगे देखते हैं हम लोग। 11वां है आपका भारत सरकार अधिनियम। तो 1909 में लाया गया भारत सरकार अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कार्य कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909। देखिए यहाँ पे भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ होना, मतलब भारत में मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन प्रणाली लाई गई। अलग से हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन। मतलब संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अलग अलग निर्वाचन कराया जा रहा था। दूसरा देखिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नामांकन किया गया। तो पहले भारतीय है जिनका नामांकन जो है गवर्नर जनरल के परिषद में किया गया और उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसी एक्ट के तहत पहली बार बजट प्रस्ताव पेश करने का एवं मत देने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। इससे पहले क्या दिया गया था?
बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अभी क्या है, बजट का प्रस्ताव पेश करने का और मत देने का अधिकार दिया गया है भारतीयों को। फिर है अगला आपका भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1919 में लाया गया। भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और वायसराय थे चेम्सफोर्ड, तो इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए ये सभी जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बार बार इसको पढ़िएगा, आपको सारी चीज याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही कहा जाता है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या सुधार हुए। तो पहला जो है निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, सिखों और यूरोपियों के लिए अलग से निर्वाचन किया गया। ऊपर हम लोगों ने देखा था वहां पर मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया गया और यहाँ पर सिखों और यूरोपियों के लिए। फिर है दूसरा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापना। इसका कहने का मतलब है, पहला तो राज्य परिषद राज्यसभा स्थापित किया गया केंद्र में। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा जो कि लोकसभा, उसे स्थापित किया गया केंद्र में। उसके बाद क्या होता है, देखिए प्रांतों में भी द्वैत शासन प्रणाली लाया गया। प्रांत में कैसा लाया गया, तो आरक्षित एवं हस्तांतरित आरक्षित विषयों पर गवर्नर का अधीन रहेगा, जबकि हस्तांतरित विषय पर प्रांतीय विधान परिषद के अधीन रहेंगे। जैसे कि आप समझने के लिए इसे कह सकते हैं कि केंद्र में राज्यसभा लाया गया और लोकसभा लाया गया, और प्रांत में मतलब प्रदेश में तो विधानसभा और विधान परिषद लाया गया। इसे आप समझने के लिए इसे एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पर गवर्नर के अधीन था जो आरक्षित विषय है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई है यहाँ पर। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसी के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विषय का विभाजन हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको अनुसूची वाले वीडियो में बताया था कि केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति, तो उनके मध्य जो विभाजन हुआ वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत हुआ। आगे देखते हैं। 13वां है भारत सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। तो प्रांत में जो द्वैत शासन था, दो प्रकार की शासन था, उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में पूरी तरह लागू कर दिया गया। दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया इस समय। जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था, अब कहाँ आ गया, दिल्ली में। आरबीआई का गठन किया गया इसी समय 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। देखिए आरबीआई का गठन हुआ है 1935 में, लेकिन आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया 1949 में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर है भारत को एक संघात्मक राज्य घोषित कर दिया गया। संघात्मक राज्य मतलब कई राज्यों का एक संघ में शामिल होना, मतलब बहुत सारे राज्य हैं वो एक संघ के अंतर्गत है। आगे देखते हैं हम लोग। बर्मा जो है भारत से अलग हो गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा जो था वो भारत से अलग हो जाता है। तो देखिए आपके संवैधानिक विकास में यहीं तक था। सारे चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताया गया आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। आगे संविधान में हम लोग अगला वीडियो कल देखेंगे।